गुड इवनिंग बच्चों, मैं एम झा सर फिर से आप सभी का ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत करते हुए बच्चों, जैसा कि ये जो है आपके लिए स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं आज क्लास 12th के बच्चों के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए भी जो कि नीट और IIT-JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों, ये आपको क्लास 12th का जो चैप्टर सॉल्यूशन है उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। मतलब रॉल्स लॉ के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे और समझेंगे कि उसमें कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQ में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके नीट में इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि आइडियल सॉल्यूशन में इंट्रोपी चेंज क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंट्रोपी चेंज का वैल्यूज क्या होगा, वो कैसे चेंज करेंगे। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे यही कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ऑन आवर स्मार्ट बोर्ड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। तो बच्चों देखिए, सॉल्यूशन को रॉल्स लॉ के बेसिस पर मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला जो है उसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, और दूसरा जो है उसका नाम आपके लिए क्या लिखा गया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आइडियलिटी की बात जो करते हैं। जनरली अगर देखा जाए नेचर में तो आइडियल चीज तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एरर तो होगा ही। फिर भी 99.9% का अगर आइडियलिटी आ गया तो उसको हम लोग कह देते हैं भाई कि आइडियल सॉल्यूशन है। परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द यूनिवर्स। ये परफेक्शन, कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि 99.9% भी किसी चीज को फॉलो करेगा, एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लेगा, एक डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेगा, तो हम कहते हैं भैया ये आइडियल पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये किसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, रॉल्स लॉ के बेसिस पर। लास्ट वीडियो जो मैंने बच्चों आपको बताया था, रॉल्स के 2 लॉज बताए थे। पहला था रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन और दूसरा था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां जो हम बात करेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन की। जरूर जरूर याद रखना है, रॉल्स का लॉ है, उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई किए हैं, लेकिन किस लॉ के बेसिस पर, रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल के लिए कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये किया गया है रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन के बेसिस पर, और वॉलेटाइल सॉल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। हाँ, एकदम ध्यान देना है सारे बकलोज को, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पर सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। एक सॉल्यूशन का नाम मैंने यहां लिखा है आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो है इसका नाम क्या लिखा गया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि ये है क्या, और इसको समझेंगे कि किस बेसिस पर हम किसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ, दोनों चीज देखेंगे, आज मजा आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ। मतलब वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो। कहां पर, एट ऑल टेम्परेचर, अंडरलाइन कर रहे, ध्यान से देखिएगा, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम टेम्परेचर को वैरी भी करें तब भी रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, अगर कंसंट्रेशन को भी वैरी करें, चेंज करें, तब भी रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब कि वह सॉल्यूशन जो संपूर्ण टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर को हम लोग कभी 10 डिग्री रखें, कभी 20 डिग्री रखें, फिर भी रॉल्स लॉ को फॉलो करें, कंसंट्रेशन को कभी हम लोग 2m रखें, कभी 4m रखें सॉल्यूशन का, तब भी रॉल्स लॉ को फॉलो करें, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे। मतलब टेम्परेचर को भी चेंज करने से वो रॉल्स लॉ को ही फॉलो करेगा, और कंसंट्रेशन को भी अगर हम चेंज करेंगे तो वो रॉल्स लॉ को ही फॉलो करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं पहले, बाद में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब चलेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है। जैसे हम बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको समझिएगा कि किस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के रूप में कंसीडर करेंगे, है ना, या कौन सा सॉल्यूशन मेरा आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसके लिए मैंने एक बेस्ट एग्जांपल लिया है, बेंजीन एंड टोल्यून का सॉल्यूशन। ये बेंजीन है आपका, इधर जो देख रहे हैं, और ये आपका टोल्यूइन है। इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बेंजीन एंड टोल्यूइन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए मैंने क्या किया, अभी सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया है,
एक बेंजीन है और ये टोल्यूइन है। ठीक है, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए, जैसे टोल्यूइन है इसको हम लोग कह रहे थे सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है मेरा, और ये जो देख रहे हैं बेंजीन इसको हम लोग कह देते हैं सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है मेरा। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूट रूपी टोल्यूइन को बेंजीन रूपी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और तब देखेंगे भाई कि वाकई में ये आइडियलिटी को फॉलो करता है या नहीं। कंडीशन क्या होगा वो भी समझाएंगे, वो कंडीशन को भी ध्यान में रखना है, कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए पहले समझेंगे, किस आधार पर करना है इसको। अब देखिए मैंने क्या किया, बेंजीन में टोल्यूइन को डाला, ये जो दिखाई दे रहा है येलो पॉट में, ये येलो पॉट में जितना भी सर्किल मैंने बनाया है, ये सर्किल, ये सर्किल, ये जितना भी सर्किल आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे सर्किल जो हैं ये बेंजीन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां लिखा है ये बेंजीन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें समझ में आ रही है? और ये जो व्हाइट पॉट में लिया गया है, ये सर्किल व्हाइट व्हाइट वाला देख रहे हैं आप लोग, ये जितना भी है ये सभी टोल्यूइन के मॉलिक्यूल हैं। तो इस सॉल्यूशन को बनाने से पहले आपको एक चीज जानना होगा। क्या जानना होगा? कि जो बेंजीन है इसका नेचर कैसा है, मतलब ये किस तरह का मॉलिक्यूल है। क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या ये आयनिक मॉलिक्यूल है, क्या ये कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्या इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करेगा, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो बेंजीन होता है ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। हमने कई बार आपको केमिकल बॉन्डिंग में 11th में भी बताया था लास्ट ईयर में। और टोल्यूइन भी जो है ये भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है, चाहे वो बेंजीन हो या यहां पर क्या हो टोल्यूइन हो, दोनों के दोनों जो है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। थोड़ा समझना है, बातें समझ में आ रही है? ध्यान से समझेंगे। अब क्या है, अब इस दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब मिक्स करेंगे तो आप देखिए यहां मैंने येलो कलर का दिखलाया है मॉलिक्यूल, तो येलो कलर के जितने भी मॉलिक्यूल है सारे के सारे बेंजीन हैं। और व्हाइट कलर के जो भी मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सारे के सारे जो है आपके लिए क्या हो गए, ये सभी टोल्यूइन हो गए। बातें समझ में आ रही है? अब समझना क्या है और जानना क्या है, देखना कैसे है भाई, ये क्यों नहीं चेंज करेगा, आखिर ये आइडियल जो है ये रॉल्स लॉ को क्यों फॉलो कर जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों बेंजीन को मिलाने से पहले, जैसे ये सभी बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी बेंजीन है, ये सभी बेंजीन है। अब ये बेंजीन जो है ये कैसा है, ये नॉन पोलर है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। थोड़ा समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहां पर बेंजीन और बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन काम करेगा, ये जो इंटरेक्शन काम करेगा, इसके बीच में जो इंटरेक्शन काम करेगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको कहते हैं वो जो काम करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, बातें समझ में आ रही है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। तो बच्चों मैंने बताया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है, नॉन पोलर के बीच का जो फोर्स काम करेगा, इसको आपको स्पेशल नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था? लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। मतलब यहां जो फोर्स काम कर रहा है, इन सारे बेंजीन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स काम कर रहे हैं, इसमें येलो वाला में, इसमें देख रहे हैं, इसमें ये जो फोर्स काम कर रहे हैं वो आपके लंडन फोर्स हैं, लंडन, या इसी को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स। यह आपका लंडन फोर्स है या डिस्पर्सन फोर्स है। तरीका बताते हैं कैसे पकड़ना है कि भाई ये आइडियल सॉल्यूशन है, होगा कि नहीं होगा, बताएंगे आपको, वही तरीका बता रहा है। अब दूसरा देखिए, ये जो दूसरे पॉट में है ये आपके टोल्यूइन है, सारे के सारे टोल्यूइन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये देखिए टोल्यूइन के मॉलिक्यूल हैं। तो टोल्यूइन जो है ये भी आपके नॉन पोलर होते हैं, ये सभी टोल्यूइन है, ये भी आपके नॉन पोलर होते हैं। समझिएगा बातों को, ये भी आपके नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो यहां पर भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा, इनके बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझना है, वो आपका वही फोर्स होगा जो बेंजीन में काम कर रहा है। बेंजीन में उस फोर्स का क्या नाम दिए थे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है ना, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है, इसका मैंने नाम दिया था लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। तो यहां भी लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ही काम कर रहा है। क्यों बताए, समझिएगा इसको, फोर्स काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझेंगे इस बात को। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर 10 डिग्री का टेम्परेचर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको भी 10 डिग्री का टेम्परेचर दे करके काम कर रहे हैं,
तो जिस रेट से इसका वेपोरेशन होगा उसी रेट से इसका ही वेपोरेशन हो जाएगा। अब क्या होता है कि किसी में या जो फोर्स है, चूंकि फोर्स सिमिलर है, तो रेट ऑफ इवोरेशन भी दोनों में जो हो जाएगा आपका सामान्य रूप से ही होगा, है ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखिए ध्यान से, अब इस दोनों को हम मिलाने जा रहे हैं। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ये बेंजीन है और इस बेंजीन में मैंने क्या किया, आपको टोल्यूइन को मिलाया। ये टोल्यूइन के मॉलिक्यूल्स आ गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में टोल्यूइन के मॉलिक्यूल्स आ गए। ये भी जो हैं, ये येलो वाले भी और ये व्हाइट वाले भी, ये दोनों आपके नॉन पोलर ही हैं, नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है, समझना है। ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है। दोनों में मिलाने के बाद ये मिला दी है, तो मिक्सर बना दिए हैं, इसका टोल्यूइन और बेंजीन का ये मिक्सर बना दिया। ये भी आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है। तो यहां पर भी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, वो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा आपका, लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ही होगा। क्या होगा बेटा आपका, ये भी होगा लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। ये लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ये भी वही होगा। मतलब आपने क्या देखा, मिलाने से पहले जो फोर्स था दोनों में, मतलब जो बेंजीन में मिलाने से पहले फोर्स था वो लंडन फोर्स था। टोल्यूइन भी अकेले जब था उसमें भी कौन सा फोर्स था, लंडन फोर्स था। और मिलाने के बाद भी लंडन ही वह डिस्पर्सन फोर्स ही हुआ। मतलब फोर्स में किसी तरह का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, समझिए। तो अगर ये मान लीजिए ये आपको 100 mm ऑफ Hg का वेपर बना रहा हो, और ये कितना पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये 90 mm ऑफ Hg का वेपर बना रहा हो कितना पर, आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर भी आएंगे तो दोनों के बनाने का जो टेंडेंसी होगा वेपर, तो ये जो आपका येलो वाला है, ये बेंजीन वाला, ये भी उसी रेट से बनाएगा, 100 mm ऑफ Hg से बनाएगा। मिलाने के बाद भी mm ऑफ Hg से बनाएगा। बातें समझ में आ रही है? और ये जो येलो कलर वाला आपको बेंजीन है ना, वो तो बना ही लिया। अब जो ये व्हाइट कलर वाला टोल्यूइन है, ये भी आपको 90 mm ऑफ Hg से ही वेपर बनाएगा। मतलब इसके वेपर बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिविजुअली अकेले अगर वेपराइज करेगा सर्टेन अमाउंट इसका, तो उतना ही वेपर देगा जितना मिलाने के बाद वो दे, मिलाने से पहले जितना दे रहा है, मिलाने के बाद भी उतना ही देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये जो आपका बेंजीन है, ये मिलाने से पहले जितना वेपर बना रहा था एक सर्टेन टेम्परेचर पर, मिलाने के बाद भी उतना ही बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से टोल्यूइन मिलाने से पहले जितना वेपर बना रहा था, मिलाने के बाद भी उतना ही वेपर बनाएगा। इसका कारण क्या है, आपको बताए थे कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इन्वर्सली वैरी करता है। मैंने एक चीज बताया था कि जो वीपी है, वेपर प्रेशर, ये इन्वर्सली वैरी करता है किसी भी लिक्विड का। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड जो है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली वैरी कर जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। तो आपने क्या देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में तो किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब मिलाने के पहले जो फोर्स था ये लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, मिलाने के बाद भी वही लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ही हुआ। फोर्स में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आए। इसीलिए वेपर बनाने के भी जो टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। बातें समझ में आ गई? चाहे आप मान लीजिए यही होगा कि इसका अगर अमाउंट बढ़ा देंगे तो जहां 100 बना रहा था 110 बनाएगा। इसका भी अमाउंट अगर बढ़ा देंगे तो जहां 90 बना रहा था, 90 mm ऑफ Hg का दे रहा था, हो सकता है ये 95 दे दे, तो मिलाने के बाद भी उतना ही देगा। अगर ये 110 दे रहा है तो यहां पर भी 110 देगा बेंजीन, और ये अगर 95 दे रहा है मिलाने से पहले, तो मिलाने के बाद भी ये 95 mm ऑफ Hg ही देगा। क्यों? क्योंकि आपके फोर्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इंडिकेट समझ में आ गया क्या हुआ? क्या देखे आप? तो पहला जो चीज निकला इसका, अगर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो पहला पॉइंट जो निकला, ये क्या निकला कि इस केसेस में क्या होगा, जो सॉल्यूट के बीच मिलाने से पहले, जो सॉल्यूट जैसे टोल्यूइन को मैंने सॉलिड पर माना था ना यहां पर, तो सॉल्यूट इंटरेक्शन जो है,
जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरेक्शन मीन समझ जाना है, ये जो इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये इंटरेक्शन का मतलब हो गया यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉल्यूट का मिलाने से पहले जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उसी के बराबर वही फोर्स सॉल्वेंट का भी होगा। थोड़ा समझिएगा, सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी उसी के बराबर होगा, समझना है। और तीसरी जो बात बता रहे हैं, मिलाने के बाद सॉल्यूट और, अब तो सॉल्यूशन हो गया ना, मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया, तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी जो इंटरेक्शन है वो भी सेम ही होगा। मतलब सॉल्यूट का पहले जितना इंटरेक्शन था सॉल्यूट के बीच का, उसी के बराबर सॉल्वेंट का मतलब सेम होगा। मतलब सॉल्यूट में अगर डिस्पर्सन या लंडन फोर्स काम कर रहा है तो यहां पर भी लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ही काम करेगा। और यही चीज आपको सॉल्यूशन बनने पर भी, क्योंकि ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जब बात करते हैं इसका मतलब होता है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें भी सेम ही इंटरेक्शन आएगा। मतलब इंटरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। बातें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा अगर कंक्लूजन इसका निकाला जाए प्रॉपर्टीज में, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट ये दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। पहला पॉइंट क्या दिए कि सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है, आपने क्या देखा कि अगर टोल्यूइन सॉल्यूट है और बेंजीन सॉल्वेंट है तो टोल्यूइन में भी डिस्पर्सन या लंडन फोर्स ही काम कर रहा था। बेंजीन में भी अकेले जब था, एक पॉट में अकेले जब था, तो बेंजीन में भी डिस्पर्सन या लंडन फोर्स ही काम कर रहा है। और जब दोनों को हम मिला दिए तब भी लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ही काम कर रहा है। बातें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, गुड। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, समझिएगा इस बात को। अब देखिए, ये मान लीजिए ये सारे के सारे आपके जो हैं ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये मान लीजिए बेंजीन है। मतलब हमारा जो बेंजीन का स्पेस है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, इतना है भाई, किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। और यहां पर जो है ये आपका टोल्यूइन है, इसका भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना ही आ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए सिमिलर है, जो स्पेस कवर करेगा वो बराबर होगा। और मिलाने के बाद भी जब हम दोनों को मिला देते हैं, समझिएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए, किसी चीज का जो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम हो तो उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी सेम ही होगा, उसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं होगा। मतलब समझिए कि अगर बेंजीन का साइज इतना बड़ा है तो टोल्यूइन का भी साइज इतना ही बड़ा होगा। मिलाने के बाद भी उसी साइज को वो मेंटेन करके रखेगा। बातें समझ में आ रही है ना, क्योंकि स्पेस में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड समान है। अगर मान लीजिए यहां पर ये 10 मीटर पर है और यहां पर भी तो 10 मीटर पर होगा। वजह क्या है, क्योंकि दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर है। तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उसके बीच का भी जो स्पेस होगा वो 10 मीटर का होगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। यहां भी 10 मीटर होगा और यहां पर भी 10 मीटर का होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट का जो साइज है वो सॉल्वेंट के साइज के बराबर होगा और उसी के बराबर सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का भी साइज होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। अगर देखा जाए तो हम इसके दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि यहां पर जो साइज है, अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा साइज जो होगा, साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये जो हो जाएगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल। वजह समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर आप तो समझते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े है ना, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा था, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम हुआ, उसका साइज भी छोटा होता है लिक्विड की अपेक्षा। एक आइसक्रीम को आप क्या करिए, एक आइसक्रीम को, जो आइसक्रीम आप खाते हैं दुकान से लेकर के, ठीक है, बर्फ जो जमा हुआ होता है उसको रखिएगा तो इतना स्पेस कवर करेगा, वही जब पिघलता है तो पूरे फर्श पर फैल जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वजह क्या है, क्योंकि स्टेट चेंज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चेंज करेगा तो स्पेस भी आपको चेंज हो जाएगा। यहां तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है सब में, तो साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होगा ये बराबर हो जाएगा साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वजह समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या हुआ, जिससे इसका रीजन हुआ कि भाई इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबका इंटरेक्शन समान है,
इसमें इंटरेक्शन समान है, तो उसी के कारण ऐसा बात हो रहा है। मतलब अगर कहा जाए कि साइज सबका आपस में बराबर क्यों होगा, तो कह देंगे कि जो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन है वही सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और मिलाने के बाद सॉलिड सॉल्वेंट का भी सेम इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये हो गया साइज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और इसी के बराबर हो जाएगा, समझिएगा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, साइज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि याद रखना है किसी भी मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। बातें समझ में आ गई। अब ये साइज से रिलेटेड देखिए, अगर इसका साइज मान लीजिए सिमिलर है, अगर इसका वॉल्यूम मान लीजिए, हम समझिएगा बातों को, इसका वॉल्यूम अगर V1 मिलीलीटर हो तो इसका जो वॉल्यूम है ये V2 मिलीलीटर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें समझिएगा। तो इस दोनों का जो वॉल्यूम है V1 मिलीलीटर है, क्या है ये V2 मिलीलीटर है, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम अगर V मिलीलीटर है, तो आपको एक केस आएगा, वो केस क्या आएगा कि V1 प्लस V2, समझिएगा, मतलब कि V1 प्लस V2 ml जो होगा इसी के बराबर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां क्या है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूट प्लस ये सॉल्वेंट मिलाने से पहले सॉल्वेंट, मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग मिलाने से पहले, बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग मिलाने से पहले की बात है, ठीक है ना। तो मिलाने से पहले अगर ये 10 ml का सॉल्यूट है, 10 ml का, और सॉल्वेंट मान लीजिए का आपका है 30 ml का, ठीक है, तो मिलाने से पहले जो टोटल वॉल्यूम होगा, बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से मिक्सिंग। ये अगर 40 ml का हो गया दोनों को मिला करके, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो जो आपका सोर्स है, सोर्स क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम मिलाने से पहले, मान लीजिए एक में हम 10 ml लिए हुए हैं टोल्यूइन और 30 ml हम बेंजीन ले लिए हैं, तो दोनों मिलाएंगे तो दोनों मिलाने पर कितना हो रहा है आपका 40 ml का। तो मिलाने के बाद भी जो है ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब बेंजीन और टोल्यूइन का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी 40 ml का ही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि मिलाने के बाद भी फोर्स में कहीं किसी तरह का आपको नेचर में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए अगर परिवर्तन होता तो या तो वो सिकुड़ता या फैलता। तो जो वॉल्यूम यहां दिखाई दे रहा है मिलाने से पहले, वही वॉल्यूम मिलाने के बाद नहीं आता, लेकिन आया। ऐसा क्यों आया भाई, इसका भी रीजन हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉलिड, सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर है, और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो लग रहा है वो भी बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट में निकलेगा वॉल्यूम चेंज, जिसको कहते हैं डेल्टा V मिक्सिंग। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, याद रखिएगा। डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा का मतलब हो जाएगा चेंज। तो वॉल्यूम मिक्सिंग का जो होगा अगर देखा जाए तो ये तो हो गया सॉल्यूशन जब बना तो ये हो गया फाइनल। सॉल्यूशन बनाने से पहले ये क्या था, इनिशियल, ये इनिशियल वॉल्यूम है। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, 40 में से 40 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। कितना निकलेगा आपका, 0 निकलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ अगर पूछा जाए कि डेल्टा V मिक्सिंग, याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ये सब क्या है, ये सभी पैरामीटर्स है। इस पैरामीटर्स के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन एज एज एन आइडियल सॉल्यूशन, उसकी बात कर रहे हैं। अब जो चौथा पॉइंट होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इसको भी ध्यान में देखना है। ये भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम बता रहे हैं डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, खास करके +2 वाले बच्चे तो ज्यादा याद रखेंगे। और ये नीट में भी कभी कभी क्या करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इज इनकरेक्ट के रूप में 4 को सही सही देगा, एक तो गलत बात दे देगा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, वो भी पूछ सकता है, पूछता भी है, कई बार आया हुआ है। अब यहां पर देखिए, इसके लिए अगर डेल्टा H मिक्सिंग, इसको कहते हैं इंथैल्पी चेंज।
डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करेंगे तो ये कितना होगा इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये इंथैल्पी चेंज है। इंथैल्पी चेंज क्या होता है कि जब हम इंथैल्पी चेंज के बारे में बताते हैं किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है, भाई समझना है, तो हीट जो होता है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही डिसाइड होता है। अगर हम इंथैल्पी चेंज की बात करेंगे तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। वजह क्या है, क्योंकि जो भी देखिए आपको एक छोटी सी बात समझना है। मान लीजिए दो चीज है जिसको आप एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, वो दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाया तो बॉन्ड बना, बॉन्ड बना ना। अगर वो बॉन्ड ज्यादा बनेगा, ज्यादा मजबूत होगा तो ज्यादा एनर्जी आपको रिलीज कर देगा। अगर बॉन्ड कम मजबूत होगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज होता है। यहां तो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है बेटा, क्योंकि जो नेचर था बॉन्ड का सॉल्यूट में वही नेचर है सॉल्वेंट में मिलाने से पहले वाला बात कर रहे हैं। अब मिलाने के बाद भी वही स्थिति देखा गया, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम लोग बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड भी कहते हैं, उस बॉन्ड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई फिर एनर्जी में चेंज कैसे हो जाएगा? मतलब जितना एनर्जी स्टार्टिंग वाला होगा मिलाने से पहले वाला, उतना ही एनर्जी मिलाने के बाद भी आएगा। तो इसीलिए इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रीजन पूछा जाए कि भाई इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो रहस्य वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी चेंज। ये 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये शब्द वो जरूर जान रहे हैं। इंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम चेंज, एंट्रोपी चेंज, इसको कहते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग। किसका भाई? आइडियल सॉल्यूशन का। अगर ये देखा जाए तो एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रेंडमनेस। तो ये तो जनरल सी बात है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। जब दो मटेरियल को मिलाइएगा, दो ठो मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें तो रेंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, डिसऑर्डरिटी आएगा कि नहीं आएगा? कहां बेंजीन का मॉलिक्यूल, कहां टोल्यून का मॉलिक्यूल, दोनों का तो अलग अलग साइज से क्या कहते हैं, दोनों का तो अलग अलग नेचर है। तो दोनों का जब अलग अलग नेचर है तो वो मिलेगा तो फिर तो मिक्सिंग मतलब क्या हो गया, डिसऑर्डर क्रिएट किया ना। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज इसके लिए पॉजिटिव होगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होगा। बातें समझ में आ गई? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको लिए याद रखिएगा, आइडियल में भी डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और नॉन आइडियल में भी डेल्टा एक्स मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। क्योंकि मिक्सर बना रहे हैं ना, जहां कहीं भी मिक्सर बनाते हैं वहां डिसऑर्डर बढ़ता है। बातें समझ में आ रही ना? इसीलिए इसका कोई इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, याद रखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आज के क्लासेस में मैंने आपको बताया कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन एज एन आइडियल सॉल्यूशन। Dear children, we have 5 parameters. You know 5 parameters. We have only 4 parameters. 5 parameters जो है ना 5th वाला, ये सब में कॉमन होता है, आइडियल में भी नॉन आइडियल में भी। We have 4 parameters. First of all, first one is solute-solute interaction, as well as solvent-solvent interaction and solute-solvent interaction. First point जो बताए थे, अगर ये सिमिलर आ जाए तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, 100% होगा। कुछ भी करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, उसके लिए जो डेल्टा ये जो होगा, जो वॉल्यूम की बात करते हैं, जो साइज की बात करते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में किसी तरह कोई परिवर्तन होगा नहीं, वो तो सब जगह सेम है। मिलाने से पहले जितना था मिलाने के बाद भी उतना ही है। आइडियल पीपुल क्या होता है, उसको गालियों दे दीजिएगा ना तो पहले जैसे मस्ती में था वैसे मस्ती में तब भी रहता है ना। इसके एक कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चा को आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना, समझ रहे ना? मतलब उसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, मतलब कितना थप्पड़ मारिएगा ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइडियल पीपुल यही होता है, एग्रेशन में वो कभी नहीं रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली बात क्या बताएं कि जितना मतलब पहले जैसा उसका नेचर था, मिलाने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर वो आदमी अकेले जिस तरह से जिंदगी जी रहा था, एक सोसाइटी में भी जाने पर उसी तरह से जिंदगी जी रहा है, किसका क्या हुआ नहीं हुआ, ना किसी से झगड़ा ना किसी से बैर, वही आइडियल होता है। वही इस सॉल्यूशन का वही नेचर होता है, ना किसी से झगड़ा ना किसी से बैर, ठीक है नहीं? तो वी आर नॉट आइडियल, क्योंकि हम लोग तो तुरंत जलनशील हो जाते हैं। अरे मेरा दोस्त को बाइक हो गया, मेरे को नहीं हुआ, बस हो गया, कहानी खत्म। अरे उसको ज्यादा नंबर आएगा, मेरे को सबसे ज्यादा तो नंबर वाला में प्रॉब्लम होता है होता है कि नहीं होता है? तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले जो दो लिक्विड को मिलाया जाएगा तो दोनों लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पता कर लीजिए, ठीक है? मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना रहा है तब भी उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पता कर लीजिए। अगर ये मिलाने से पहले जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा था वही मिलाने के बाद भी अगर काम कर गया ना तो समझ जाना कि आइडियल सॉल्यूशन। एक छोटा सा एग्जांपल देते देखते बच्चा पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। अब देखिए ये क्या है,
ये है CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ये बेटा आपका क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है। और ये जो है ना, ये आपका हम दे रहे हैं CH3, COCH3, ये आपका एसीटोन है, ये आपका एसीटोन है। अब आप हमको बताएंगे, है ना, बताएंगे ना, क्या बताएंगे भाई? अगर हम जैसे मान लीजिए इस क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, अगर मान लीजिए हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डाल दें या एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डाल दें, बातें समझ में ये, ठीक है? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा भैया ये आइडियल हो गया कि नॉन आइडियल हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा समझ लीजिएगा इस चीज को, बस 2 लाइन में, ठीक है बेटा? तो ये क्लोरोफॉर्म है। सबसे पहले तुमको पता करना भाई ये पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें किस तरह का इंटरेक्शन काम कर रहा है, थोड़ा समझिएगा। क्लोरोफॉर्म को अगर बनाते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है, हम लोग इस तरह से बनाते हैं, समझिएगा। अगर देखा जाए तो ये क्लोरोफॉर्म है आपका। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में हमने बता दिया आप लोगों को, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म है तो एक ही ठो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। मान लीजिए एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, ढेर सारा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल होगा। तो भाई सारे के सारे पोलर हैं। अगर ये सारे के सारे पोलर हैं तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बातें समझिएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, समझना। अब देखो ये एसीटोन है। एसीटोन को अगर देखिएगा तो ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। ये सभी नॉन पोलर होते हैं। यहां सी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड हो इस तरह से, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बताए थे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ये ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री शो कर रही है, ध्यान समझिएगा। यहां कार्बन कार्बन के साथ लिंक है, कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा। यहां भी कार्बन कार्बन के साथ लिंक है, कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन यहां देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से इसका नेचर हो गया पोलर। तो भाई एक बात बताइए, ये पोलर है तो एसीटोन का तो एक एगो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, इसमें भी ढेर सारा एसीटोन का मॉलिक्यूल होगा। सारे पोलर है तो यहां पर भाई जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही। क्या काम करेगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही काम करेगा, समझिएगा। ये तो अकेले की बात है। जब हम इस दोनों को मिला दें, अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है, दोनों को मिलाएंगे तो समझिएगा ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है, अभी तक दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लीजिए ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में जैसा इंटरेक्शन है वही मिलाने से पहले सॉल्वेंट में भी वही इंटरेक्शन है। लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं तो यहां देखिए इंटरेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, समझिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इंटरेक्शन काम करेगा यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक कंपाउंड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और दूसरे कंपाउंड का H है, एक नया बॉन्ड काम कर गया, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। देखो बेटा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब देखिए पहला पैरामीटर जो था क्या था कि जो सॉल्यूट का इंटरेक्शन है वही सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो, और उसके ही बराबर सॉल्यूशन का भी, यही ना सॉल्यूशन बन गया दोनों को मिलाए। तो क्या ये इंटरेक्शन इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब ये इंटरेक्शन इसके बराबर नहीं आ रहा है मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। बातें समझ में आ गई? आज भर के लिए इतना ही। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सारी कॉन्सेप्ट की मैं गर्दा छुड़ा दूंगा, ठीक है? थैंक यू।